तो टुडे हम स्टार्ट करेंगे वीट। और वीट के अंदर सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा जैसे वीट के करैक्टर हो गए हैं ना, इस तरह से। तो वीड वीड आर द प्लांट ग्रोविंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम। तो ये किसी भी जगह पे जो वीड है वो अनवांटेड अवांछनीय प्लांट होते हैं जो कहीं पे भी उग सकते हैं और जिनका कोई एक स्पेसिफिक सीज़न वैसे तो होता है कि रबी सीज़न के खरीफ के, पर ये उग जाते हैं। इनको मतलब हर चीज़ के प्रति ये टॉलरेंस वैसे भी दिखाते हैं। और इनकी करेक्टरिस्टिक ये जो मेन फीचर्स है जो आपके आरपीएससी सभी बुक्स में है और पूछा भी जाता है। तो वीड सीड प्रोडक्शन एबिलिटी, तो इनका क्या हाई रहता है। देन आपकी क्रॉप, आपने देखा होगा ये वैसे भी ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। साइज़ तो इनका बहुत ही कम, कोई भी वीड का सीड उठा लो आपकी क्रॉप जितना तो शायद ही मिलेगा। छोटे रहते हैं इसलिए इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसी वजह से इनका डिस्पर्सल भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एमरेंथ जो स्पीसीज होते हैं इनके जो चुलाई वगैरह की, तो इनमें होता है 1,96,000। और कस्कुटा स्पीसीज के 16,000 और चिनोपोडियम एल्बम में कितने होते हैं 72,000। तो इतना ही याद रखना है, ज़्यादा तो इसमें डीपली पूछेगा नहीं। बाकी याद कर सकते हो जैसे आर्जिमोना मेक्सिकाना के 20,000 से 30,000, पोर्टुलिका स्पीसीज़ के 1,93,000, पार्थेनियम हिस्टोफोर्स जो गाजर घास है उसकी 10,000 से 15,000। इतने मतलब बीज ये सीड है इनमें पाए जाते हैं। तो सीड प्रोडक्शन क्या है इनका हाई रहता है। डीप रूट सिस्टम होता है इनमें, सेलो रूट सिस्टम नहीं है, डीप रूट होता है। नीचे के जो नीचे वाली लेयर के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी क्या है, ये जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई बारिश नहीं हो रही है तो ड्यू टू डीप रूट सिस्टम इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये अपना ग्रो एंड इनकी जो भी साइकिल है कंप्लीट हो जाती है, लाइफ साइकिल। फिर आता है वीट एबिलिटी एंड लॉन्गटिविटी। इसते हैं वीड वाइबल, मतलब कितने दिनों बाद भी जर्मिनेशन हो सकता है, मतलब उसका एम्ब्रियो से एक प्रॉपर है एंड एम्ब्रियो भी ठीक ठाक है, कोई डैमेज नहीं होता। ज़्यादा टाइम भी तक ये सर्वाइव कर लेते हैं। अगर ये ज़मीन पे पड़े भी रहे ना कई सालों तक, फिर भी ये क्या है जर्मिनेट होने के लिए कैपेसिटी है इनके साथ में। सीड वाइबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जिस तरह से चिनोपोडियम एल्बम है ये 1700 ईयर्स तक मतलब रह सकता है। इसके बाद में भी अगर इतना टाइम तक ये पड़ा रहे ना बस हुआ, तो भी उसके बाद में भी जर्मिनेट कर सकता है। स्ट्राइगा हो गया 60 ईयर तक, है ना। तो इस तरह से इतने ज़्यादा लॉन्गेविटी है। जिसे आपने देखा होगा कमल होता है ना, वो भी बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। इसकी भी वीड जो वाइबिलिटी होती है उसके सीड की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों वर्ष की होती है लोट्स की भी। वीड मिमिक्री, मिमिक्री का वैसे ही मतलब होता है नकलची। ये कई टाइप की होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे वेजिटेटिव मिमिक्री, इसको फिनोटाइपिक मिमिक्री भी कहते हैं। किसी भी प्लांट का हूबहू उसके जैसा ही देखना, मतलब उसके जो भी ऊपरी बाहरी करेक्टर से तो हमें ऐसा ही लगेगा कि बस यही है, मतलब हम डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे फेलियरस माइनर पेरोडोक्सा, जिस गेहूँ का मामा या गुली डंडा भी बोलते हैं, ये वीट के अंदर होता है। तो इसके प्लांट सेम से ही लगेंगे दूर से, बाद में पास में जाके देखने से उनमें पता, जब तक इनकी रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, जैसे ईयर फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। वेजिटेटिव जो पोर्शन होता है इनका सेम सेम सा ही होता है, ठीक है। इस वजह से ये वेजिटेटिव मिमिक्री हो गई। एविना फतुआ ओट, ये जंगली जई होती है एविना फतुआ। और ये जई के साथ में क्या वेजिटेटिव मिमिक्री दिखाता है। इकाइनोकोला क्रूस गाली, जिसे सांवा भी बोलते हैं। जंगली राइस होता है ना, उसको बोलता है इकाइनोकोला क्लोना, क्लोनम बोलते हैं। जबकि इकाइनोकोला क्लोनम जो जंगली राइस होता है वो इतना नहीं दिखाता। जबकि सांवा जो होता है ना, इकाइनोकोला क्रूस गाली, ये जो है फिनोटाइपिक या वेजिटेटिव मिमिक्री दिखाता है आपका किसके साथ में, राइस के साथ में। इसको बार्नयार्ड ग्रास भी बोलते हैं। फिर आता है सोलगम हेल्पेंस, जिसको बरू भी बोलते हैं, सोरगम हेल्पेंस को। तो ये भी वाइल्ड सोरगम होता है और ये भी सोरगम के साथ में आपका वेजिटेटिव मिमिक्री शो करेगा। इसके बाद में आता है क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री, जैसे मेच्योर अलोंग विद द, जैसे चिंकोरियम इंटाइबस, इसको बोलते हैं कांसनी। और कांसनी किसका है, कांसनी है आपका बरसीम का खरपतवार, ठीक है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंडर का। तो ये बरसीम के साथ साथ ही मेच्योर होगा, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली। इसके साथ में इस सीज़न में, जिस सीज़न में ये बरसीम होती है ना, उसी सीज़न में आपके ये चिंकोरियम, इसके थोड़े से लेवेंडर टाइप के फ्लावर्स रहते हैं। और ये इनका भी जैसे इसका पाउडर के अंदर यूज़ किया जाता है, तो चिंकोरियम इंटाइबस का भी यूज़ किया जाता है। ये लगता ही नहीं है कि ये वीड है क्या, इस तरह से। सीड मिमिक्री, जैसे आर्जिमोना मेक्सिकाना, सत्यानाशी बोलते हैं इसको। ये रिजेंबल करेगा मस्टर्ड सीड के साथ में, सीड एक जैसे होंगे। वैसे सत्यानाशी का प्लांट नहीं होता, इसके ऊपर स्पाइन वगैरह लगे होते हैं, पर सीड सेम सेम से होते हैं। और सत्यानाशी के सीड अगर मस्टर्ड में ज़्यादा मिल जाए तो उससे क्या हो जाता है, ड्रॉप सी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीड असेंबल करेगा ये आर्जिमोना मेक्सिकाना। उसके बाद में
ये बहुत ज़्यादा एसिडोफिलस टिन्यूफिलस ओनियन सीड के साथ में करेगा, बायोलॉजिकल मिमिक्री आ गई इनके साथ में। तो इस तरह आपको क्या है दिखाना है। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव जो कवर ऑन सीड, इनके ऊपर आपने को पता ही है, सीड के ऊपर जैसे स्पाइन होते हैं, गोखरू के ऊपर देखा होगा, गोखरू पे से दो तीन लगे रहते हैं जिसको भांकड़ी बोलते हैं, ट्रिब्यूलस टेरेस जिसके ऊपर, और आपका पेडिलियम म्यूरेक्स है उसके ऊपर भी देख, इसको लार्ज कार्ट्रोप्स बोलते हैं, इसके ऊपर भी स्पाइन होता है। और सेंचुरस ये स्पिनिफेक्स इसको क्या बोलते हैं, हमारे तो यहाँ पे बोलते हैं वह रूट है, और ये इसको स्टिकर वीट भी बोलते हैं। इस तरह से रहती है इसकी स्ट्रक्चर, जो आप एक फील्ड में अगर जाके आओगे तो कपड़ों को आपके पकड़ लेगी, कपड़ों के साथ ज़रूर ये चिपक के आएगी अगर ये फील्ड के अंदर होगा तो, इसलिए इसको स्टिकर वीट भी बोलते हैं। सेंचुरस स्पाइनिफिक्स ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इस वजह से ज़्यादा ये मतलब कैनोपी कर लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इनमें मतलब रिप्रोडक्शन रहेगा, देन ग्रोथ। तो वेजिटेटिव जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, उनका कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा एक टास्क रह जाता है, कि कंट्रोल नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि उनका हर पार्ट फिर है वो रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, तो किस किस को कंट्रोल करें। तो जैसे ट्यूबर्स एंड नट है, तो ये नट ग्रास के अंदर मिलेगा आपको, उसके अंदर ही होता है नट ग्रास के अंदर, ट्यूबर्स एंड नट के द्वारा। और राइजोम के द्वारा बरमुंडा के अंदर, बरमुंडा जो ग्रास होते हैं उसमें राइजोम के द्वारा होता है। वाइल्ड जो ओनियन होता है उसमें बल्ब के द्वारा, वैसे भी ओनियन में बल्ब के द्वारा, स्टेम के द्वारा, डोडर में डोडर आपकी ये अमरबेल हो गई, इसके अंदर तने के द्वारा होता है। इस तरह ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपको याद रखना है। ग्रो इन ऑल टाइप सॉइल, ये टॉलरेंट रहते हैं, एसिडिक में भी ग्रो हो जाएंगे, एल्कलाइन में भी हो जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, वो तो होगा ही, जैसे आर्जिमोना मैक्सिकाना के सीड अगर मस्टर्ड मिली के ड्रॉप्सी हो गया, पार्थेनियम हिस्टोफोर्स जो गाजर का सेल्स या अपने एलर्जी हो गई स्किन के, इस तरह से, तो ये एडवर्स इफेक्ट भी डालते हैं। फास्ट डिस्पर्सल थ्रू द विंड वाटर एंड एनिमल्स, तो आपकी जो हवा के साथ में, जैसे आपने आग वगैरह पे देखे हो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इधर से उधर ये उड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हल्के होते हैं थोड़ी, इतने भारी होते हैं नहीं, तो विंड से हो जाता है। वाटर में जैसे जलकुंभी का हो गया है ना, एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स का जैसे भी हम काउ डग वगैरह में, तो ये इनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, इनके वीट के जो सीड होते हैं, और जैसे ही फोडर चारे के अंदर हम यूज़ करते हैं तो वो मतलब हो जाते हैं डिस्पर्सल खेत के अंदर। बर्ड्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के अंदर कोई साथ में लग के इनका क्या है डिस्पर्सल हो सकता है। फिर आता है डिजीज इंसेक्ट, जो इंसेक्ट है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंट में होते हैं टोलरेट, रेजिस्टेंस मतलब डिजीज आएगा आने ही नहीं दे रहे अपने ऊपर, तो ये तो रेजिस्टेंस ही डेवलप होगी। अगर कोई सपोज कोई डिजीज एंटर कर गया पर इसको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, इनको कोई एडवर्स इफेक्ट इस प्लांट के ऊपर नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं टोलरेंट। और अगर इफेक्ट आ गया, ये डैमेज हो गया डिजीज से या फिर कोई भी पेस्ट से, तो इसको क्या बोलते हैं सेंसिटिव है उसके प्रति। तो ये क्या दिखाते हैं, टोलरेंट होते हैं या रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, जरूर होस्ट जरूर हो जाते हैं। जैसे कोई स्टेम बोरर होस्ट इनके ऊपर आ रहा है, तो वो फिर उसमें जैसे जंगली, जैसे स्टेम बोरर जो का होस्ट है जंगली राइस है, ठीक है, राइस के अंदर, तो उसके अंदर भी होता है। जब अब उसका जब राइस का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फिर जो जंगली राइस है इकाइनोकुला कोलोनम, उसके ऊपर अपने होस्टेज उसका यूज करेगा। तो इस वजह से इनका भी एडवर्स इफेक्ट ही रहेगा। अनफेक्टेड टू एडवर्स क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितना भी हो, ओलावृष्टि हो, कितना भी फ्रोस्ट हो रहा हो। और हाई जो क्रॉप वीट कंपटीशन, ये तो देखने को मिलेगा, क्योंकि डीप रूट सिस्टम है, तो वैसे ही न्यूट्रेंट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो क्रॉप अगर ऊपर चली गई तो ठीक है, वरना तो इनकी भी कैनोपी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो कंपटीशन ज़्यादा शो करते हैं। फिर इसके बाद में लेस रिक्वायरमेंट टू वाटर एंड फर्टिलाइजर, देन ये क्रॉप की कम ही चाहिए इनको, क्यों ग्रोथ होती है मेच्योर बहुत ही कम टाइम में। आपने देखा होगा जैसे ये रेनी सीजन आएगा, ये अपना लाइफ साइकिल है 60 से 70 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो जैसे फिलेरिस माइनर हो गया है ना, और वाइल्ड हो गई, ये 60 से 70 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिलेरिस माइनर जैसे हज़ारदाना, सेल्फ रीजनरेट कैपेसिटी होती है इनके अंदर, एक बार अगर आपने इनका कंट्रोल कर भी लिया तो वापस, क्योंकि सीड का वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल रहता है इनका, इस वजह से लॉन्गटिविटी ज़्यादा रहती है ना, इस वजह से। एलिलोपैथिक इफेक्ट, इनके क्या होता है, इनके रूट सिस्टम में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन या केमिकल रिलीज करते हैं, जो क्रॉप के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेंगे, इनको मतलब क्रॉप के ऊपर हानिकारक जो प्रभाव डालते हैं वीट के द्वारा। कोई भी अगर ऐसा एंजाइम या फिर ऐसी कोई भी हार्मोन्स अगर रिलीज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिलोपैथिक इफेक्ट डालते हैं बोलेंगे, और ये जरूर डालते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो वीड होते हैं
उनके अंदर ये एलिलोपैथिक सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है। वीट सक्सेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है इनका, वीट इवोल्यूशन अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा है इनका। कहीं पे भी जैसे आपको लेंटाना कैमरा है, वो इंडिया के अंदर एज ये ऑर्नामेंटल प्लांट लेके आए थे, पर उसने कितना यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, अपनी ये इतना रिप्रोडक्शन कर लिया है कि एज ये वीड इसको काउंट करना पड़ रहा है। तो हर जगह पर अडेप्ट हो जाएंगे, ये नहीं है कि कहीं पे होंगे नहीं। आपको अलॉन्ग विद ये सेम जो इफेक्टेड है वहाँ पे ना होंगे, अदर सभी जगह पे देखने को मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में ये फिर वापस थोड़ा सा टॉपिक है, वापस शुरू करते हैं। वीड इज़ ए प्लांट ग्रोविंग वेयर इट इज़ नॉट डिजायर्ड, मतलब जहाँ पे हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जैसे एक क्रॉप है, ठीक, हमें वीट की जैसे ब्रीडर अगर कोई क्रॉप लगा रहा है, जैसे चने की कोई है तो गणगौर वैरायटी लगा दी, और इसमें अगर सम्राट का कोई भी प्लांट है तो वो भी कह रोगी वीट है। जहाँ हमें कोई प्लांट की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे अगर वो प्लांट अगर कोई भी हो, चाहे वो क्रॉप का हो, चाहे कोई सी भी वीट का भी हो, चाहे किसी अदर वैरायटी का ही हो, ठीक है, चाहे वो खरीफ के अंदर रबी का हो, तो उसे किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, वीट के अंदर। और ये जो इसकी डेफिनेशन है किसने दी थी, जेंथरो टूल ने 1731 के अंदर दी थी। इनकी बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये भी याद रखना है बुक भी। एंड द क्रॉप सफर्स फ्रॉम मैक्सिमम लॉसेज ड्यू टू वीड, ये शुगर बीट सबसे ज़्यादा चुकंदर के अंदर है, और सेकंड नंबर पर कैरेट के अंदर, ये बुक के अंदर दिया हुआ है। और ये ऑथेंटिक बुक के अंदर है, ये नहीं है कि इससे भी उठा लिया, ये काट कट कर देना, ये थोड़ा अपोजिट हो गया था। इसके बाद में ये क्लोज वाला, ये तो आपको याद रखना ही है, हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे सबसे पहले आएगा अपना कस्कुटा, तो ये क्या टोटल स्टेम पैरासाइट है, स्टेम के अंदर लगेगा, इसको होलो स्टेम पैरासाइट भी कहते हैं। और कस्कुटा ये आपको रिजके के अंदर देखने को मिलेगा, स्टेम के अंदर। पूर्ण तना परजीवी कौन है, कस्कुटा है, और रिजके के अंदर। सेमी स्टेम पैरासाइट ये है लोरेंथस, और इसको बर्ड वाइन भी कहते हैं, ये आपका मैंगो में देखने को मिलेगा। टोटल रूट पैरासाइट जो पूर्णतः जड़ परजीवी कौन से आपका, इसको होलो जो रूट पैरासाइट भी बोलते हैं, ये ओराबैंकी है। और इसको ब्रूम रेप भी बोलते हैं, सोलेनेसी वालों के अंदर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मस्टर्ड हो गया आपका, टोबैको के अंदर भी ये देखने को मिल सकती है। दो ये सबसे ज़्यादा आपको सरसों में मिल जाएगा। ब्रोमरेप जो है सेमी रूट जो अर्ध जड़ परजीवी है वो है स्ट्राइगा, इसको रूगड़ी भी बोलते हैं। ये आपका ज्वार बाजरा गन्ना मक्का इनमें आपको देखने को मिलेगा, तो इनको इसको भी याद कर लेना है। अब दूसरा चलते हैं। अब आएगा ओब्लिगेट वीड, एंथ्रोपोफाइट। ये वीड क्या होते हैं कि वीड अकरिंग मेनली इन द कल्टिवेटेड और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड हैव नेवर बीन फाउंड इन वाइल्ड स्टेज एनीवर ओब्लिगेट वीड। मतलब आपने क्या है, एक तो होता है जैसे कोई भी वाइल्ड एरिया जहाँ पे जैसे कोई गवर्नमेंट का एरिया है, कोई ऐसे ही पड़ा रहा है, कोई भूमि ऐसी छोड़ी हुई है गवर्नमेंट की, एक तो वहाँ पे वीड ग्रो कर रहा है। एक आपकी क्रॉप के अंदर, जो क्रॉप के अंदर ग्रो हो रहा है ना, इसके बीच में आपकी क्रॉप के साथ में, तो उसको क्या बोल देंगे, ओब्लिगेट वीड बोल देंगे। तो ये आपको वाइल्ड स्टेट में इतना नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऐसी खाली भूमि पड़ी है जंगल के अंदर, जबकि आपको क्रॉप के साथ में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ओब्लिगेट। और वीट अकरिंग मेनली इन द कल्टिवेटेड और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड हैव नेवर बीन फाउंड इन वाइल्ड स्टेज एनीवर, ओब्लिगेट वीट। तो ये क्या, इसमें क्या है, कोनोमुलस आर्वेंचिस, ये जो फील्ड वाइंड वीड है। और रेफेनेस्टरम ये विल्ड रेडिस जो है, और मतलब इसको जंगली मूली भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आपकी जो क्रॉप है उसके साथ में देखने को ये मिलेगी। फिलेरिस माइनस पैराडोक्सा, जो फिलेरिस मैनुकुलर है, तो ये वीट के साथ में देखने को मिलेगा। ये आपने कहीं देखा है क्या, वर्ल्ड स्टेज में इतना नहीं है, अदर जगह पे नहीं है, गेहूं के साथ में ही आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जेविना फतुआ हो गया, इसको जो इंडोविनक का कहते हैं, ये वाइल्ड ओट, ये क्या है, जंगली जई के साथ में ही देखने को मिलेगा, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है, ये कल्टिवेटेड जो आपकी क्रॉप है उसके साथ में ही जो देखने को मिलेंगे वो ही होंगे ओब्लिगेट वीट। ये एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं, और इसमें पूछ सकता है। आरबीएससी में इतने एग्जाम्पल मेंशन नहीं किए गए। और जो एंथ्रोपोफाइट जो है वो इंट्रोड्यूस बाय मैन, ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी अदर चीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। फेकल्टेटिव वीट एपोफाइट बोलते हैं इनको,
ये भी टर्म एपोफाइट याद रखना है, एपोफाइट भी पूछ सकता है। तो वीट ग्रोइंग प्राइमरली इन द वाइल्ड कम्युनिटी बट ऑफन इनकर्ज द कल्टिवेटेड फील्ड एंड एसोसिएट द क्लोजली विद ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये हर जगह मिलेंगे आपको, जो ये आपकी वाइल्ड जगह पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट जगह है, यहाँ पे नहरों के किनारे देख सकते हो आप इनको, है ना। तो देखने को मिलेंगे, जैसे आपका जो फिलेरिस माइनर हो गया, ये फिलेरिस माइनर तो सॉरी इसके अंदर ही आएगा वीट के अंदर। आर्जिमोना मेक्सिकाना हो गया, आर्जिमोना मेक्सिकाना है जो आपको हर जगह पे देखने को मिल सकता है कहीं पे भी। एंगालिस आर्वेंसिस हो गया जो कृष्ण नील जिसको बोलते हैं। तो ये जो वीट है ना, ये आपको कहीं पे देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर वो नहीं है कि इसके साथ में ही जो है वो देखने को मिलेगा। तो इनको याद रखना है, और इनका कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग हर्बिसाइड है, उनका यूज़ किया जाएगा। एंड फैकल्टेटिव में ये देखना है कि हर जगह आपको नज़र आ जाएंगे ये, कहीं जो छोड़ी हुई भूमि है उसके अंदर भी देख सकते हैं। और ये एंगालिस आर्वेंसिस 2 टाइप का, इतना तो नहीं पूछेगा, इसमें रेड फ्लोर आते हैं वैरायटी आर्वेंसिस के अंदर, और जो फोमिना है इसमें ब्लू फ्लावर्स जो आते हैं। इनका जो प्रैक्टिकल आरबीएससी के अंदर उनके अंदर जरूर दिया हुआ है, जैसे अमेरेंथस आ गई, एमिनेंसिस स्पीसीज चोलाई आ गया, बाइंड्स पिलोसा आ गया, ओपनेटिया स्पीसीज है ये आ गया। तो ये किसके अंदर आएंगे, ये फैकल्टेटिव वीड में आएंगे। इनके एग्जाम्पल जरूर पूछ सकता है कि कौन किसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हो। अब आएगा बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं ओंटोगेनी। एनुअल वीट, एनुअल में मतलब है 1 साल के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे खरीफ का हो गया, ये रबी के हो गए, ये वाले एनुअल में होंगे, और एक सीज़न के अंदर, एक साल में क्या है, एक सीज़न में ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आरबीसी में तो इतना ही है, पत्थर जटा जंगली चुलाई लहसुआ, ये एग्जांपल है, पर हम देख लेंगे। जैसे खरीफ के अंदर आ जा ट्राइंथेमा डाइग्रा एरवेंचिस, ये आ गया, और ये स्टारिया ग्लूका आ गया। विंटर के अंदर जो है आपका चिनोपोडियम एल्बम, ये विंटर के अंदर दिखाई देता है, चिनोपोडियम एल्बम बथुआ। पीछे स्पीसीज एवना फतुआ जो जंगली जई है, फेलेरिस माइनर आ गया गुली डंडा, है ना। और मल्टी सीजन में अकाइनोफोला कोलोनम ये देखने को मिलेगा आपको। फाइलेंथस निरूरी जो आपका हजारदाना है ना, वो ये शॉर्ट टर्म के अंदर लाइव रहता है, 2 महीने के अंदर तो इसका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट ही हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एफेमेरल्स बोलते हैं। एफेमेरल्स का मतलब है जो शॉर्ट लाइव रहे, मतलब अपना लाइफ साइकिल कम टाइम में ही कंप्लीट कर ले, जैसे फाइलेंथस निरूरी हजारदाना, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और ये भी चीज़ें हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए, लेसवा वगैरह, तो इनको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद में आपका बाइनियल, तो मोर देन वन बट लेस देन 2 सीजन ईयर। तो मतलब मोर देन तो 1 बट लेस देन 2 ईयर, 2 ईयर से कम का ही इनका सीजन रहता है। जैसे जंगली गाजर और जंगली गोभी, ट्रिपुलस टेरेस्ट्रिस, ये पंक्चर वाइन, ये हो गया ना गोखरू, है ना। चिंकोरियम टाइपस, चिंकोरी कांसनी बोलते हैं। इस तरह से सारे तो याद नहीं करते हैं, पर थोड़े थोड़े, जैसे प्लांटेगो स्पीसीज हो गया, ऐसे डॉक्स कैरोटा, वाइल्ड कैरेट हो गया, इनको याद कर लेना है। और इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये इतने ज़रूर याद रखो, जंगली गाजर, जंगली गोभी, है ना। और जंगली गोभी का है, ये है ल्यूनिया स्पीसीज़ है ना, वो जंगली गोभी के अंदर में आती है, ल्यूनिया न्यूडिकलिश। ये काफ़ी मतलब वो नहीं है कि गोभी जैसी ही होगी, ये तो एज ए मतलब पोडरी बहुत सही रहता है। जो ल्यूनिया स्पीसीज़ जितने भी है तो इनको जंगली गोभी कहते हैं। और जो पार्थोनियम हिस्टोफोर्स जो जंगली गाजर हो गई, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये तो आपको हर जगह, कोई भी नहर वगैरह हो गई, कोई भी गवर्नमेंट ऐसे लैंड पड़ी है उसके अंदर, है ना, संरक्षित कोई भी कंजर्वेशन एरिया है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा आपको। जो पार्थेनियम स्टोफोर्स होता है, ये तो ये बाइनियल होता है। पेरेनियल वीट, एक पेरेनियल में तो ये देखो कि जिनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो ख़त्म होते ही नहीं है, तो वो इस तरह से आ जाएंगे। तो इसमें पेरेनियल में सिंपल पेरेनियल तो रिप्रोड्यूस बाय सीड, इसमें कौन सा आता है, ओ ये सो थ्रिस्टल आता है, सोनचस जो आर्वेंचिस होता है, ये सो थ्रिस्टल बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना है, ये पेरेनियल वीड है। और इसके बाद में ये 2-3 नाम ये याद कर लो, जैसे रोटोबोलिया, कोचिनेंसिस, एक्जालाटा बोलते हैं इसको। और इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से ध्यान रखना है, भी इतने इतने टाइप का होता है। फिर इसमें रूमेक्स स्पीसीज़ है, ये भी आ गया। ये पूछे जा सकते हैं, जैसे अर्बेसियस वीट कौन कौन से हैं, तो अर्बेसियस के अंदर आपका ये मोथा हो गया, हिरणखुरी हो गया। हिरणखुरी को याद रखना है भाई,
हिरणखूरी इंपॉर्टेंट है, मोथा भी इंपॉर्टेंट है। मोथा ये साइपर्स रोटेंडस, ये तो बहुत ही है, ये क्रीपिंग पेरेनियल के अंदर भी आएगा, रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, जैसे आपका साइनोन डाइक्टाइलोन आ गया, साइपर्स रोटेंडस है। मोथा इसको एस्कुलेंटस भी बोलते हैं, मतलब साइपर्स एस्कुलेंटस, ये मोथा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसको ही नटग्रास बोलते हैं। साइपर्स रोटेंडस ये क्या किसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, नट के द्वारा, है ना। आपका सोरगम हेल्फेंस जिसको बुरु बोलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्रीपिंग पेरेनियल है, पेरेनियल के अंदर आएगा। एक तो आपका सोरगम हेल्फेंस ये बरू याद रखना है, एक साइपर्स रोटेंडस मोथा याद रखना है, साइलोन डेक्टाइलोन आपको याद रखना है। इसके बाद में वुडी पेरेनियल में आपके जड़बेरी, जो ये प्रोसोपिस जूलीफलोरा भी इसमें आएगा, इसका जड़बेरी का है प्रोसोपिस रोटेंडिफोलिया, ये भी याद रखना है। और वुडी पेरेनियम लेंटाना कैमरा, इसके भी फ्लावर्स है वो ऐसे एलिमेंटल कलर टाइप के ही होते हैं, ये भी बहुत है। जराइन जो होता है ना लेंटाना कैमरा, ये भी वुडी पेरेनियल के अंदर आएगा। झड़बेरी, प्रोसोपिस जूलीफलेरा एंड जो प्रोसोपिस रोटेंडिफोलिया, लेटाना कैमरा, इसी के अंदर ही आएगा। तो ये वुडी पेरेनियल आपको याद रखना है। इधर वाले में ये आपको रिप्रोड्यूस में इसमें साइनोडोल डेक्टानोल, साइपर्स रोटेंडस, इतने आपको याद रखने हैं, इनमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद में बेसिक ऑन द जो बोटनिकल मोर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, इसके अंदर एक ग्रासेस टाइप के हो गए, सेज हो गया, ब्रोडलीफ हो गया। तो ग्रास में तो ये काइनोकोला आपका जो सांवा हो गया, फिलेरिस गुली डंडा हो गया, तो ग्रास लाइक के इस टेक्सचर में ही मिलेंगे। सेज के अंदर साइपर्स आपको पता ही है, मोथा जो है साइपर्स है। और ब्रोडलीफ में आपका चिनोपोडियम एल्बम, ये तो चिनोपोडियम तो होता है, इसके लिए 2,4-D इसका कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं ना, क्योंकि ब्रोडलीफ है इसीलिए तो लेते हैं। कैमिलिना हो गया। फिर बेसिक ऑफ सीजन, जैसे खरीफ हो गया, रबी हो गई, इनके भी एग्जांपल देखने जो आपके आरपीसी में दिए हुए हैं ना, उतने याद करने। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा दे रखे, उतने ही याद रखो, उतने ही पूछे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा करोगे तो ज़्यादा फिर याद भी नहीं रहेगा, और हो सकता है कि एक्स्ट्रा पूछ भी ले, पर इतना है नहीं चांस। तो इसमें जो आपका बेसिक है खरीफ सीजन वाली, तो एमरेंथस विरिडिस, इसे जंगली चौलाई बोलते हैं। तो एमरेंथस विरिडी, है ना। तो जंगली चौलाई, इसके अंदर जंगली चौलाई के अंदर विटामिन ए 11 जरायु होती है। तो एज ए वेजिटेबल इसको सब्जी के रूप में काम में भी लेते हैं। बोरेबिया डिफ्यूजा, पुनर्वा, पुनर्वा बोलते हैं इसको, बोरेबिया डिफ्यूजा, ये खरीफ का है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, है ना। फिर जो केसिया ओसिडेंटलिस है, ये कसुंडी है, ये इतना नहीं पूछेगा। साइपर्स रोटेंडस, मोथा, मोथा पूछ सकता है, मोथा खरीफ की सीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ये यूफोर्बिया टाइमिफोलिया, इसको छोटी दूधी भी बोलते हैं। इसको अगर थाइमोलिया याद ना रखे तो यूफोर्बिया हिट्टा भी लिख सकते हो। यूफोर्बिया हिट्टा भी छोटी दूधी का ही है, और ये आपको कब देखने को मिलेगी, खरीफ सीजन में। और यूफोर्बिया माइक्रोफाइला, ये बड़ी दूधी है, ये इसमें दी नहीं हुई। और इसके बाद में ये जो डाइग्रा आर्वेंसिस, डाइग्रा आर्वेंसिस क्या है, लेसुआ, लेसुआ भी आपको याद रखना है ना। और इसके बाद में तुतुरा फोर्सुसा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये खरीफ का है ना। बिस्कफरा, ट्रायंथमा पोर्टुकेस्टम, ये बिस्कफरा यहाँ इसको साटा भी बोलते हैं, ये बहुत ही है, ये मेडिसिनल पर्पज भी है, और इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बिस्कफरा या साटा या साटी है बोलते हैं इसको, इसको जरूर याद रखना है। बहुत सारी किताबों में तो बोरूफ या डिफ्यूज है, इसी को साटा दे रखा है, लेकिन उसको पुनर्वा बोलते हैं, और सांटा या साटे का यही नाम है, ठीक है, ट्रायंथमा स्पीसीज, तो इसको याद रखना है। रबी के अंदर एंगालिस आर्वेंसिस, इसको किचन नील बोलते हैं, तो एंगालिस आर्वेंसिस रबी का आएगा, ठीक है। और इसमें नीले कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये भी याद रखना। आर्जिमोना मैक्सिकाना, सत्यानाशी है, तो सत्यानाशी तो आपने सरसों के साथ, सरसों कब आएगी रबी, तो इस तरह से ऐड कर लो। कोलमोनिस आर्वेंसिस आपने देखा होगा, हिरणखूरी होती है ना, ऐसे होती है, ऐसे मतलब इस तरह से फ्लोर आते हैं काफ़ी। और ये चने के अंदर भी होती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है हिरणखूरी, और बेल सी लगी होती है साथ में चने के पास के अंदर, तो उसको हिरणखूरी बोलते हैं। तो अगर आपके कोई चना जैसे रबी कोई क्रॉप है और उसके साथ में हिरणखूरी हो रही है, तो आपका वो रबी का ही होगा। चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ, ये भी रबी का ही है। और डेस्मोडियम ट्राइपोलियम में 3 प्रतियां, इसको बोलते हैं, ये भी रबी का आएगा। कस्कुटारी फ्लोक्सा, ये आपके रबी के अंदर ही होता है, कस्कुटारी फ्लेक्सा, तो उसके अंदर ही होगा फिर।
एंड फिर और कितने हैं, इतने ही याद रखो। वन प्याजी होगा, वन प्याजी भी किसके अंदर है, चने के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पोडिसल्टेनिफोलियस। तो वन प्याजी को भी याद रखना है कि जो भी आप देख लेना, जिस तरह से आपकी क्रॉप के साथ साथ सीजन में जो मिलेंगे तो वो उसी के ही होंगे। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इनको फिर ज़्यादा रटने की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद में बेस्ड ऑन रिलेटिविटी, तो एब्सोल्यूट वीट ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है। और ये अनडिजायरेबल रिगार्डलेस एंड टाइम एंड स्पेस ऑलवेज वीट, जो हमेशा हानि ही पहुंचाते, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह से मोथा साइपर्स रोटेंडस, इनको निरपेक्ष भी बोलते हैं, हमेशा ही हानि ही पहुंचाएंगे, किसी भी तरीके से पहुंचाओ, कोई इनका फ़ायदा नहीं है, कोई मेडिसिनल पर्पज़ भी इतना नहीं है ना इनका एज आप फोडर यूज़ कर सकते हो, तो इनको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीट। और इनका जो एग्जांपल है साइपर्स रोटेंडस। रिलेटिव वीट, सापेक्ष खरपतवार, द presence ऑफ अदर क्रॉप प्लांट इन द मेन क्रॉप फील्ड, वीट इन द फील्ड ऑफ द बार्ले। जैसे बार्ले, वीट के अंदर बार्ले का कोई हो गया, चने के अंदर कोई, फील्ड के अंदर कोई मस्टर्ड का प्लांट अगर हो गया, तो किसी दूसरी क्रॉप फसल का जो पौधा है वो मेन क्रॉप के अंदर अगर आ जाए आपका, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। जैसे बिन बुलाए मेहमान होते हैं ये, तो इनको क्या बोल देंगे, सापेक्ष या रिलेटिव वीट। अब रोगी वीट, ये एज ए ब्रीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अब क्रॉप का जिस न्यूक्लियर सीड हो गया, सर्टिफाइड सीड हो गया, रजिस्टर्ड सीड है, तो हम उसमें क्या है, हमें फिजिकल प्योरिटी मेंटेन करनी होती है। तो अगर दूसरी क्रॉप का, अदर जो क्रॉप का अगर सीड उसके अंदर मिक्सर हो गया, तो प्योरिटी डिसेंबल हो जाएगी। उस वजह से क्या है, जो रोगी वीट होते हैं, जैसे आपकी वेराइटी है HD 2328, जो वेराइटी के अंदर राज 37 आ गया, गेहूं की जो वैरायटी है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, रोगी वीट बोलते हैं। और इनको हटाने की जो क्रिया होती है वो रोगिंग कहते हैं इनको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्रॉप एसोसिएटेड वीट नीड स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट, इनके लिए कोई स्पेशल माइक्रो क्लाइमेट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे चिंकोरियम एंटाइबस एंड स्विन क्रेस जो होती है। ये क्या है आपका, लुट्सन या बरसीम है, मेनली तो बरसीम के अंदर ही देखने को मिलती है, जो कांचनी होती है वो। तो बरसीम के साथ ऐसा तो नहीं है आपकी वीट के साथ में कांचनी हो रही है, नहीं ना। तो वो उनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या वो प्लांट चाहिए होता है, तो इनको जो क्रॉप एसोसिएटेड, मतलब इसी क्रॉप के साथ में ये चीज़ उगेगी, इसीलिए इसको क्रॉप एसोसिएटेड बोलते हैं, ठीक है। मिमिकरी, नकलची, लुक एग्जैक्टली लाइक क्रॉप मोर्फोलॉजिकल, वो पढ़ाई था इकाइनोकोलाकुलम, सॉरी इकाइनोकोलाकुलस गालिया इन राइस के अंदर। फेलेरिस माइनर हो गया वीट के अंदर, लेथारस इन हो गया टी गार्डन। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। फिर आता है नोक्सियस, नोक्सियस को बोलते हैं अड़ियल, मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है इनका, एक तो है ना, मानते नहीं है। अनडिजायरेबल ट्रबल, मतलब परेशान करने वाले है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो गया, जैसे पार्थेनियम हिस्टोफोर्स, मैंने बताया था गाजर घास, बहुत ही मुश्किल, अभी तक नहीं हो रहा है कंट्रोल। फिर साइप्रस रोटेंडस आपका ये मोथा हो गया, क्योंकि इसमें फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। फिर लेंटाना कैमरा हो गया, ये हो गया, ये तीनों नाम याद रखने हैं आपने को, ये नोक्सियस वीट के अंदर आएंगे। अपवर्तन, वॉलेंटियर वीट, सच वीट आर ग्रोन फ्रॉम द फॉलन सीड ऑफ द प्रीवियस ऑफ द प्रोसीडिंग क्रॉप इन द फील्ड। जो लास्ट टाइम हमने, जैसे अभी रबी का सीज़न है और खरीफ जो है बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया अगर कोई भी खरीफ की फसल के, और वो रबी के सीज़न में वो जो प्लांट ग्रो होने लग जाए, जैसे अभी आपकी कोई क्रॉप है मस्टर्ड की, और पिछले टाइम में आपने जैसे ग्वार वगैरह सोविंग की थी, और उसके प्लांट अगर हमको दिखने लग जाए, तो उनको बोलते हैं वॉलेंटियर वीट। बेस्ट नेचर ऑफ स्टेम, तो वुडी वीट आ गया, इंक्लूड सरब कोलेक्टर लिकार्ड, बर्श वीट, जो बर्श वीट आ गया आपका, लेंटाना कैमरा आ गया, प्रोसोफिस जूलीफ्लोर आ गया, जिजिपस रोटेंडिफोलिया आ गया, जो हमने पीछे भी पढ़ा है ना। तो उसी तरह से सेमी वुडी वुड, जैसे करेटन्स जो स्पेरेसनी फ्लोर्स है, ये आ गया, चिनोपोडियम एल्बम, ये तो इतना नहीं ज़्यादा होता। एमरेंथस विरिडिस हो गया हर्बेसियस वीड के अंदर। और एलिलोपैथी, एलिलोपैथी पीछे भी मैंने बताया था। इतना याद रखना है कि एलिलोपैथी का जो कंसेप्ट है वो मोलिस ने दिया था 1937 के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है मोलिस। और ये जैसे इट इज़ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट दैट वन प्लांट हैज एन अनदर थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड, तो स्केप इन द इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, जो केमिकल कंपाउंड है वो किसके द्वारा, वीट के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है, और इसका इफेक्ट आपको जो मेन क्रॉप है उसके अंदर देखने को मिलेगा, और इसी को क्या बोलेंगे, एलिलोपैथी। अब यहाँ पे राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान ऊपरी दे रखा है, जबलपुर MP के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, इनके ख़त्म किस तरह से, तो वीट प्रिवेंशन,
स्टॉप कर सकते हैं भी, हमारे एरिया के अंदर ये वीड आना नहीं चाहिए। वीड एरेडिकेशन, इसको टोटली ख़त्म कर सकते हैं, वीड का कंट्रोल कर सकते हैं एक लिमिट के अंदर, और वीड का मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एक मतलब पॉपुलेशन है उसको एक थ्रेशोल्ड तक हम कंट्रोल भी करेंगे इनके अंदर। इन इंडिया वीड लॉ एग्जिस्ट ओनली इन कर्नाटका विच डिक्लेयर पार्थेनियम हिस्टोफोर्स एज ए नोक्सियस वीड। तो नोक्सियस को भी ध्यान रखना है। पार्थेनियम हिस्टोफोर्स जो गाजर घास है, तो ये कर्नाटका के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर वाज इश्यूड इन 2003। ये भी है, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर कब आया था, ये 2003 के अंदर आया। बाहर से कोई भी क्रॉप आ रही है, जैसे ये वीट पार्थेनियम वगैरह है, ये बाहर से कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो इसके साथ में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्वारंटाइन भी पहले से करना होगा। भी ये चीज़ आ रही है तो उसके साथ में कोई वीड, कोई डिजीज़ है, कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करें तो उसके साथ में आ तो नहीं रही कहीं ना कहीं। इसके लिए होता है ना, जैसे कोरोना के अंदर हमें कोई भी डिजीज़ हो गया तो उसके लिए क्वारंटाइन रखा गया था, तो उसी तरह की है वो। ये 2003 में बना था। डायरेक्टोरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये जो है ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है, ये भी याद रखना है। और इन इंडिया 53 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड के अंदर कंट्रोल करने के लिए डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, कोलेगो करो और बायोमल, इतने से काम चल जाएगा। इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, डिवाइन नाम पूछेगा डायरेक्ट कि इनमें से बायो हर्बिसाइड कौन से है। तो डिवाइन जो है बायो हर्बिसाइड 1981 ये वहाँ पे यूएसए के अंदर बना था। और ये इसके अंदर जो कंटेंट होता है, ये फाइटोप्थोरा सिंट्रोफोरा, ये होता है रूट रोट वीड होते हैं, रूट रोट कोज कर देता है वीड के अंदर। और मेनली ये सिट्रस के अंदर मिलता है, ठीक है। जो सिट्रस कुल से बिलोंग करेंगे जितने भी वीड, उनके लिए डिवाइन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका स्पीसीज है, जो फंगी है ना, ये कोज करता है रूट रोड किसके अंदर, आपके जितने भी सिट्रस प्लांट हैं उनके अंदर। तो ये जो इनके अंदर जो कंटेंट है इतना डीपली नहीं पूछेगा, पर डिवाइन पूछ सकता है। और उसके बाद में कोली को पूछ सकता है, ये 1982 के अंदर, ये भी यूएसए के अंदर है ना, ये वेटेबल पाउडर के अंदर होता है। और इसके अंदर कोलोटोट्राइमस स्पीसीज होती है जो क्या कोज करती है, स्टेम एंड लीफ ब्लाइट कोज कर देंगी किसके अंदर, वीड के अंदर, मतलब डिजीज ला देगी उसके अंदर, इस वजह से इसका कंट्रोल हो जाएगा। और ये हो गया कोलेटोट्राइकम गोलिसोप्रियोडिस। तो और इतने ज़्यादा नहीं कि किसके अंदर होता है, राइस केयर इनके कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर आता है बायोमल, तो अब ये भी कोलेटोट्राइकम, वेलगू हो गया, ये भी कोलेटोट्राइकम कोकोइडस, ये जितने भी होते हैं ये कोज कर देंगे आपके वीट के अंदर जितने भी डिजीज होते हैं, रूट रोट हो गया, लीफ ब्लाइट हो गया, तो उस वजह से इनका कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोडक्ट एफ हो गया, ABGS3 हो गया, बायो, ये पूछा जा सकता है बायोपोलारिस, है ना, कि नाम बताओ कौन कौन से हैं बायो वीट कंट्रोल के लिए, तो आप बता सकते हो। ये याद करना है, डिवाइन, कोलेगो, बायोमल, ये ज़्यादा लेवल पर जैसे डब्ल्यू वगैरह में तो आ ही जाते हैं, पर इतना तो क्या ही पूछिएगा। अब देखना है, पर फर्स्ट ट्रांसजेंड निक्रोपे तो इसे लिख दिया टॉपिक को, ये मेरे नोट्स है वो पुराने हैं काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से। और इसके अंदर CAST आ गया, ल्यूबुल आ गया, हाँ बायोलोफास आ गया, तो इनको याद करो तो कर लेना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। तो वीट और इसके कौन से इंसेक्ट है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, तो सबसे पहले लेंटाना कैमरा का देखेंगे, जराइन का, और कोक्सीडेसिमा लेंटाना, ये नाम आपने सुन भी रखा है सबने, कोक्सीडेसिमा लेंटेना। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था मेक्सिको से, कहीं कहीं भी हवाई द्वीप ऑस्ट्रेलिया भी लिखा हुआ है 1902 के अंदर। और इसके बाद में एक ही नाम याद रखो, इतने से ही काम चल जाएगा वैसे तो। और ये आ गया एग्रोमाइजा लेंटाना, इसको सीड फ्लाई भी बोलते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थेक्ला इंचियोन, थेक्ला इंचियोन या थेक्ला बेंजुकाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाइकेनिड बटरफ्लाई बोलते हैं। इसको ये है टोटरी मोथ बोलते हैं इसको, है ना, टोटरी मोथ, तो मोथ ही होता है ये क्रोसोडिसिमा। ये इंसेक्ट है जो इन वीड को क्या है, मतलब ये से कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल के लिए, तो इनका यूज़ किया जा सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है ये कहाँ से इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इस वजह से, तो ये इतना तो ज़रूर याद रखना है। लेंटाना के अंदर देख लेना, लेंटाना कैमरा है तो कोक्सोडिसिमा लेंटाना आ गया, आरजी जो एग्रोमाइजा लेंटाना आ गया। ये थेक्ला इंचिकॉन जो है, या फिर जो बेंजो कोई है, वैसे बेंजो का ही बोलते हैं हिंदी में, तो ये इतना याद नहीं रहेगा, और तो दोनों तीनों आप याद रख ले वो। एक ओप्टोनिया स्पीसीज है ना, प्रिंकली पियर, नागफनी जिसको बोलते हैं, है ना, तो डेक्टाइलोफिस ओपुंटी, ये हो गया इसके अंदर।
और केक्टोब्लास्टिस केक्टोरम, ये हो गया, ये केक्टोस्मोथ हो गया। ये कोचिनल स्केल इंसेक्ट आते हैं, ये भी इनके लिए क्या है यूज़ कर सकते हैं, है ना। टोमेटोटस जो आता है वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एज ए वीड इंसेक्ट, जो इंसेक्ट से कंट्रोल करवाएंगे। और ये जो डिक्टाइलोपस ओपेंची जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए से, इसको भी याद रखना है। और यूज़ कहाँ पे है, केरला महाराष्ट्र, वहाँ पे नागफनी को लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद में वाटर हाइसिंथ, जो आइकोनिया क्रेसिपस है आपकी जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो है ना। तो इसके लिए फिर आता है निकोटीनिया एचिकोरिनी, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर निकोटीनिया ब्रूची, ब्रूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रूची आपको मिल ही जाएगा कि वाटर हाइसिंथ के कंट्रोल के लिए किसका, तो निकोटियाना जो नियोचिटिना ब्रुंची है उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये कहाँ से लिया गया था, अर्जेंटीना से, 1982 के अंदर। फिर आता है पार्थेनियम हिस्टोपोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जाइकोग्रामा बाइकुलगाटा, बाइकुलराटा भी बोल देते हैं, ऐसे हिंदी में अगर पूछा जाए तो बाइकुलगाटा भी बोलते हैं इसको। और ये मेक्सिको से इंट्रोड्यूस कराया गया था 1983 के अंदर, क्योंकि ये आया भी वहीं से ही था पार्थेनियम हिस्टोपोर्स, तो फिर वहाँ से ही इनका जो इंसेक्ट लेके आए थे जाइकोग्रामा बाइकुलराटा, और ये मेक्सिको से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। और वाटर हाइसिंथ वाला भी, ये जो नियोचेटिना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर हाइसिंथ के लिए नियोचेटिना एक और ही नहीं। और यहाँ पे ब्रूंची, तो ब्रूंची भी पूछ सकते हैं, ये बीटल है, ठीक है, ये बीटल है। और ये वाला है मूथ है, ये वाले बग है। तो ऐसे तो नहीं पूछेगा, पर इतना पूछेगा कि ये वाला कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है और किसके लिए किसका इम्पोर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है। क्योंकि जो प्रीवियस टाइम में आरबीएससी की बुक थी उसके अंदर ये दिया भी हुआ था, इस बार तो नहीं दिया हुआ। और इनमें से क्वेश्चन भी पूछ भी लेते हैं कई बार। फिर आता है इंसेक्ट कंट्रोल, जो स्टार्ट हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था। लेंटाना कैमरा इंट्रोड्यूस इन हवाईयन आइसलैंड इन 1860, 1860 में मैं बोल रही हूँ, एज ए ऑर्नामेंटली हुआ है, ये इंट्रोड्यूस वहाँ से हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है। वाटर हाइसिंथ इंट्रोड्यूस ऑर्नामेंटल प्लांट इन इंडिया 1896 फ्रॉम ब्राज़ील, तो ये 1896 से कहाँ से आया है, ब्राज़ील से। 1937 इन पंजाब फॉर कंट्रोलिंग कार्थेमस ऑक्जिकेथा, जो है वो किससे किया गया था, सोडियम मार्सिनेट, 1937 के अंदर सोडियम मार्सिनेट। इतना नहीं पूछेगा। पर 240 एज ए हर्बिसाइड गोज टू मार्थ एंड मिचेल ऑफ यूएसए इन 1944, तो इसकी जो हर्बिसाइड बताया था कि एज ए हर्बिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये किसने बताया था, मार्थ एंड मिचेल ने 1944 के अंदर। 240 वाज द फर्स्ट टाइम टेस्टेड इन इंडिया 1940, तो उसके 2 साल बाद में कहाँ पे टेस्ट कर ली गई थी, इंडिया के अंदर। इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड, तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक आज टू सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड यूज किया गया था 1897 में। और इसके बाद में कैल्शियम साइनेमाइड, तो CaCN2 ये 1900 के अंदर। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड अगर पूछ ले सबसे पहले ऑर्गेनिक हर्बिसाइड, तो DNOC है, ये 1932 में यूज़ किया गया था फर्स्ट सिलेक्टिव। ये सेमी पार्शियल फर्स्ट मतलब सिलेक्टिव है, वैसे तो सिलेक्टिव नहीं है, पर कुछ ग्रासेस के लिए ये सिलेक्टिव था, पर इसका इतना वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। इस वजह से इतना इतना नहीं है। अगर फर्स्ट सिलेक्टिव हर्बिसाइड एज ए वर्ल्ड लेवल पे पूछे ना, तो वो आपका 240 आएगा, अगर ऑर्गेनिक के अंदर पूछे तो। इनऑर्गेनिक में तो H2SO4 है। पर वैसे पूछ लेना कि सबसे पहले कौन, तो ये 1800 से चलता आ रहा था ऑर्गेनिक हर्बिसाइड, पर ऐसे ही जैसे ग्रासेस कंट्रोल कर लिए, पर इतना इसका बारे में कोई पता नहीं था। सिनोक्स डिनाइट्रो ओज क्रेशोल इसको बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला है। फिर आता है डिनोसेब 1933 के अंदर, ये भी डिनाइट्रोसफिनोल है, तो इसके अंदर भी है। तो ये पूछ सकता है, अगर DNOC 1932 है, ये से पूछ ले कि फर्स्ट जो हर्बिसाइड ऑर्गेनिक हर्बिसाइड अगर ये हो ना, तो DNOC 1932, तो किसी ने सोच समझ के ही कोई देता है आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर कोई पिछली बार में IMT पूछा था ना कि कहाँ पे स्टैब्लिश था, तो उस तरह से, तो फिर वही यहाँ पे यही करना पड़ेगा। तो फिर 240 सिंथेसाइज 1940 के बारे में 1940 में हो गई थी, सिंथेसाइज्ड बाय पोकोर्नी के द्वारा। इट्स केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिस्क्राइब हुई थी 1941 में, डिस्कवर तो पहले ही हो गई थी। 1942 में PW जिमेरन ने कहा था एंड E हिचकॉक ने कहा था कि एट बाउली थॉम्सन इंस्टीट्यूट,
ऐसे बोली थॉमसन इंस्टीट्यूट है इसके अंदर, यूएसए के अंदर, कि ये फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ 240 गुड ग्रोथ रेगुलेटर। ये ग्रोथ रेगुलेटर भी तो है ना, पर इसकी जो 20 ppm से कम मात्रा हमको लेनी पड़ती है एज ए ग्रोथ रेगुलेटर। अगर उससे ज़्यादा अगर इसकी क्वांटिटी लेंगे तो फिर वो एज ए हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका यूज़ करोगे, ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में यूज़ कर दोगे या फिर ब्रॉड लीफ कंट्रोल, जो ब्रॉड लीफ वीड होते हैं उनके लिए कंट्रोल करना है। खरपतवारों से औसतन हानि, ये आपको जितनी भी आरपीएससी की बुक में है ब्लाइंडली उनको फॉलो करना है, अंधे होकर उन्हीं को याद करना है, क्योंकि वही आपके काम में आएंगे। अगर उसमें गलत है तो वो रटो, सही है तो वैसे। खरपतवारों से औसतन जो हानि है 15 से 50% हो सकती है। वैसे तो कितने भी हो जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर 15 से 50 है, एवरेज देखा जाए तो 10%। और ये वही है हर्बिसाइडल जो प्रॉपर्टी है 2,4-D की, वो डिस्कवर मार्थ एंड मिचेल के द्वारा 1942 में ही की गई थी और यूएसए के अंदर अगेंस्ट जो है लॉन के अंदर। और फिर 1944 में हैमर एंड जो टेक की है वो रिपोर्टेड इन कंट्रोल वीड इन सीरियल्स। तो ये इन्होंने तो ये मतलब खोज कर दी भी इसका कर सकते हैं। फिर वीड के जो सीरियल्स के अंदर है अपने जो वीट हो गए इनके अंदर सबसे पहले यूज़ किसने किया था, हैमर एंड जो तुर्की है उसके अंदर। और 2,4-D फर्स्ट सिलेक्टिव ऑर्गेनिक हर्बिसाइड इन वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में यही 2,4-D ही माना जाएगा, क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड जो बहुत ज़्यादा ये सेलिब्रेट हुआ था, हर कंट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और फिर कशेरुकी प्राणी, जो कशेरुकी प्राणी हैं उनके द्वारा नियंत्रण, ये भी पिछले टाइप का टॉपिक है। और ये जिसमें हंस, बतख और मछलियाँ, झींगा यूज़ किया जाता है। खरपतवार जैसे हंस का यूज़ किया जाता है जो भी कपास कॉटन के हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो अमेरिका, कैलिफोर्निया स्टेट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हंस का। फिर बतख इंपॉर्टेंट है, इसका धान के अंदर यूज़ किया जाता है। अपनी कहाँ इंडिया के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, केरल इंडिया में। कोरक जो मछलियाँ हैं उनका जो वाटर वीज जैसे जलकुंभी वगैरह हो गया, उनके अंदर जलकुंभी सेवाल के लिए तो वहीं होगा जहाँ पे राइस वगैरह होगा कोरक मछली। ऐसे तो नहीं कर सकते ना हर जगह, तो क्योंकि मछली तो बिना पानी की रह ही नहीं सकती। फिर आता है आपका घेंगा, ये जलीय खरपतवार एलगी हो गया, इनके कंट्रोल के लिए जो घेंगा है वो आपका यूज़ कर सकते हैं। इनमें से देने को तो क्या क्वेश्चन आ ही सकता है। प्रतियोगी पौधों द्वारा धान में कांस का नियंत्रण, जिसे सनई, क्रोटोलर या जुनशिया द्वारा कर सकते हैं। धान के अंदर कांस का जो नियंत्रण है ज्वार में लोबिया के द्वारा, क्योंकि ये लोबिया वगैरह ये ज़्यादा कैनोपी बढ़ा देगा, इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस में कमी आ जाएगी वीड के। और वैसे भी वो क्लोरोसिस से फिर वो नहीं इतना ज़्यादा कैनोपी नहीं कर पाएगा। फिर आता है दक्षिण भारत में कांस खरपतवार का नियंत्रण जो वास्कित घास, जिसे क्या बोलते हैं, लेक्टाइनोरस बैंथ, के द्वारा किया जाता है। खरपतवारों से हानि, जैसे होलोगेटोनी, इसको गोटवीट भी बोलते हैं। और ये एग्रेटम कॉन्जियोडिस है, जिसका डेथ ऑफ फ्लोक ऑफ द शिप, तो शिप जो भेड़ होते हैं, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है अगर इसको ज़्यादा कंज्यूम कर ले, क्योंकि इसके अंदर हाई ऑक्सीडेंट जो है कंटेंट होता है इस वजह से। तो ये इनसे पहली आनी तो ये हो गई भी इस वीट से होती है, इसको होलोगेटन या गोट वीट कहते हैं। इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी थोड़ा वो देख लेना है। फिर आता है ड्रोपसी मेक्सिकाना, जो मेक्सिकन पॉपी है, आर्जिमोना मेक्सिकाना। और ये अगर मस्टर्ड के सीड के साथ में मिक्स हो जाएं तो इनसे डेथ भी हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और ये ड्रोपसी ट्रेजेडी 1998 के अंदर दिल्ली के अंदर देखी गई थी ड्यू टू एल्कलॉइड सिनग्रीन। तो अपनी मस्टर्ड के अंदर भी तो पाया जाता है ना, पर बहुत कम मात्रा में होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इतने सिनग्रीन इंपॉर्टेंट है। ऑक्जिलेरो कंटेनिक एसिड है, ये भी इसके अंदर है। डाईहाइड्रोसिन ग्रीन, ये हो गए तो तीन इसके अंदर पाए जाते हैं। और इतना याद रखो। फिर कांग्रेस ग्रास आ गया, अपार्थेनियम हिस्टोफोर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रमर स्किन एलर्जी अपनी होती है उसके लिए। फिर टिस्टेड फ्लाई, ये अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस होती है तो उसको मतलब करती है और कवर करती है ब्रेस्ट बीट को। इसमें थोड़ा इंसान है ये, अगर इसका हो जाए ना तो ये लेजी बहुत आ जाती है। तो ये बर्स बीड होता है, इसके ऊपर ये टेस्टिस फ्लाई है वो रहती है, ये होस्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा सर्वाइव रहती है। और अगर किसी भी इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है किसी ह्यूमन बींग को कट कर ले तो इससे ये अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस है वो डिजीज हो जाता है, इस तरह से है। यूटिलाइजेशन ऑफ वीड, जो कांसनी है चिंकोरी, उसको एज ए मतलब जो फ्लेवरिंग ऑफ कॉफ़ी पाउडर, इसके कॉफ़ी के जो सीड होते हैं उसके साथ में मिक्स करके उसका फ्लेवर है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ये चिंकोरी में आ गया। और थेचिंग ग्रास, थेस ग्रास बोलते हैं इम्पार्टा सिलेंड्रिका, या फिर मूंजा। तो मूंजा की तरह ही वो थेच ग्रास होती है, इसको बोलते हैं, ये सपर वगैरह बनाए जाते हैं इससे। और मुंजा आपको पता ही है, सिकेरा मुंजा यूज्ड एज ए थेचिंग पर्पज, ये मूडिया वगैरह हो गए, कुर्सियाँ वगैरह इसकी मूंज की भी बनाई जाती है ना, रस्सी वगैरह।
सत्यानाशी सेंजीव एडूसा क्षारीय मृदा सुधारक का, ये आपके आरबीएससी के अंदर भी है। अजमोना मेक्सिकाना हो गया, अड़ूसा हो गया। तो ये सलाइन सॉइल को क्या करेगी, ट्रीट कर सकती है। धूप घास जो है रक्त स्तंभ जो कोगुलेशन ऑफ द ब्लड है वो किसके लिए धूप घास से कर सकते हैं, पूजा वगैरह करने में धूप घास का यूज़ कर सकते हैं। ल्यूकस एस्पेरा वीड अगेंस्ट स्नेक बाइट, तो ये जो ल्यूकस एस्पेरा है अगर स्नेक की बाइट हो गई है तो इससे थोड़ा बहुत इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और स्ट्राइका स्पीसीज है उसको डायबिटीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फाइलथस न्यूरूरी जूनेटिक्स जो रोग होता है उसके ट्रीट के लिए अंदर जो हजारदाना का उपयोग कर सकते हैं। अर्जुमना मेक्सिकाना क्यूरिंग स्किन डिसऑर्डर, पर वैसे तो डिजीज से हो दे ही रखे हैं अभी, इसी तरह से होता है अभी। तो ये क्षारीय मृदा वाला याद रख लेना है क्योंकि ये दिया हुआ है, इस वजह से जितना उसके अंदर है उतना तो बढ़ के करो ही करोगे। और इसके बाद में इतना ज़्यादा है नहीं। लूज क्वालिटी वाइल्ड ओनियन एंड वाइल्ड जो है गार्लिक रेट ऑफ द फ्लेवर इन मिल्क, अगर ये वाली वाइल्ड ओनियन अगर कंज्यूम कर रहा है एज ए फूडर कोई भी हम एनिमल को देते हैं तो मिल्क के अंदर इसकी जो है इसे स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसका नहीं करना चाहिए इतना रोज़, है ना। और तो कुछ भी नहीं है। रूमेक्स हो गया, क्लेटोट्रोपिस प्रोसिपेरा, ये गैस्ट्रिक ट्यूबुलेंस है, लिवर टॉनिक इंक्रीज आयरन लिवर को करता है, इस वजह से इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा डीपली पढ़ोगे फिर याद नहीं रहेगा, इतना दिया हुआ भी नहीं है, बहुत कम दिया हुआ, उसमें तो थ्योरी ज़्यादा है और यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल ज़्यादा करवा रही हूँ क्योंकि वो बेसिकली पहले के नोट्स है तो मैंने सोचा ये करवाई थे। फिर इसमें किस तरह से मतलब कंट्रोल के लिए किस किस टाइम में किस कैसे सिलेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं हर्बिसाइड को, तो वो दिया हुआ है। तो टाइम एंड अप्लाइड, ये तो प्री प्लांटिंग होता है, प्री प्लांटिंग कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं इनको। तो ये बिफोर सोइंग, तो सोइंग से पहले इनका यूज़ करेंगे, जैसे फ्लूक्लोरिलिन हो गया, है ना, ट्राइफ्लोरिलिन हो गया, ईपीटीसी हो गया। इसका क्या है, प्री प्लांट मतलब सोइल के अंदर ही इनको मिला देंगे सोइंग से पहले ही, तो इस तरह से वीड को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो ये हो गया। फिर आता है प्री इमरजेंस, मतलब सोविंग के तो बाद में, और जो अभी तक प्लांट क्या है सोविंग हो पर इमरजेंस नहीं हुआ है अभी तक, है ना, जर्मिनेट नहीं हुआ है उगने से पहले, इस वजह से। तो 1 डे आफ्टर शोविंग, तो 1-2 दिन के बाद में जब तक जर्मिनेशन नहीं होता है ना तब तक ही ये क्या कर देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, प्री इमरजेंस। तो इसके अंदर आता है क्लोमेजोन आ गया, एट्राजिन आ गया, मेटाक्लोर आ गया, ब्यूटाक्लोर आ गया, है ना, एलाक्लोर आ गया, तो इस तरह मेट्रोबिजिन। और फिर आता है आपका पोस्ट एमरजेंस। तो पोस्ट एमरजेंस के अंदर क्या होता है, खड़ी फसल के अंदर ये आपका अंकुरण के बाद में, ठीक है, बुआई से पहले, अंकुरण से पहले और अंकुरण के बाद में। तो इसके अंदर पोस्ट इमरजेंसी आपको पता ही है कि खड़ी फसल में 240 देते हैं 30 से 35 दिन बाद। आइसोप्रोटेरोन इसकी वजह से यूज़ करते हैं, आइसोप्रोटेरोन सल्फोसल्फ्यूरोन, ये खड़ी फसल में 30-35 दिन बाद ही दिए जाते हैं। तो 2 दिन तो ये याद रखो। ट्रिब्यूटाइरिन आ गया, नाइट्रोफेन आ गया। नाइट्रोफेन क्या, कुछ ऐसे भी हैं जो प्री पोस्ट दोनों में दिए जाते हैं, जैसे प्री इमरजेंसी में भी दिए जाएंगे, पोस्ट इमरजेंसी में, जैसे नाइट्रोफेन है प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी में। इतने एग्जाम्पल याद नहीं करने आपको, वही करने हैं जितने आपके दे रखे हैं उस बुक में, वो टिक कर लेना उसके हिसाब से, उतने तो होने ही चाहिए, बाद में एक्स्ट्रा माइंड लगाना है। बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, तो सिलेक्टिव किल सिलेक्टिव पार्ट, तो ये मतलब जहाँ जहाँ पे पौधे के जो सिलेक्टिव पार्ट है वही मतलब उसको किल करेंगे, जैसे एट्राजिन 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, लेक्टोफोन हो गया, पेंडामेथालिन आ गया, ठीक है, इस तरह से। और नॉन सिलेक्टिव में सारा का सारा मतलब जहाँ पे भी आपने डाल दिया, ये कहाँ पे जो भी वाइल्ड एरिया हो गया आपके, नहर वगैरह हो गए उनके किनारे पे लगे रहते हैं ना, जो खाली पड़ी ज़मीन के अंदर होता है, तो वहाँ पे नॉन सिलेक्टिव का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जैसे डाइक्वाट, पेराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, अमोनियम एक्रोलिन हो गया, एमिट्रोल हो गया, वीडोइल हो गया, है ना। तो इस तरह के नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड वहाँ पे यूज़ करते हैं। बेस्ट ऑन साइट, सोइल अप्लाइड, सोइल अप्लाइड हो गया और फोलियज अप्लाइड होगा। सोइल के अंदर जैसे वही बताया कि मृदा के अंदर जो सोइल के अंदर ही डालेंगे, तो इसमें फ्लूक्लोरिन, पेंडामेथालिन, मेट्रोबुजिन, एट्राजिनेला क्लोर, ट्राइफ्लोरिलिन ये डाल सकते हैं। फोलियज के अंदर 2,4-D, इसका फोलियज स्प्रे करेंगे एज ए स्प्रेयर से, पेराक्वाइट का, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट है ना, आइसोप्रोटेरोन, प्रोपेनिल, इनका, तो इनका क्या करेंगे, स्प्रे कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्ट, जो पार्ट कॉन्टेक्ट में आता है उसी को ही ये किल करेंगे, उसी को ही मतलब हानि पहुंचाएंगे। जैसे आपका पेराक्वाट, डाइक्वाट, प्रोपेनिल, है ना, प्रोमक्सिनलन, डीएनओसी हो गया,
डिनोसेब हो गया, एंड और उसके बाद में ऑक्सीफ्लोरोफेन, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद हमें फोलियर में आ गया, फिर मोड ऑफ एक्शन में ट्रांसलोकेट, मतलब किसी एक पार्ट पे अगर हो गया ना तो पूरे प्लांट को ही डैमेज कर देगा। तो इसमें पेंडामेथालिन, आइसोप्यूटान, ट्राइफ्लोरिन, ग्लाइफोसेट, फ्लूक्लोरिन, एट्राजिन 240, तो इनके अंदर क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंसनट्रेट ज़्यादा रखनी है। आपको ऐसा होना चाहिए भी कोई भी पार्ट है वो बच तो नहीं गया कहीं ना कहीं, तो पूरे प्लांट के ऊपर उसको वो होना चाहिए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन उसका रहना चाहिए, तभी तो वो पूरा का पूरा प्लांट है वो डैमेज हो पाएगा। और इसके अंदर अगर जैसे प्लांट की एक पार्ट के ऊपर भी वो इसके आ गया ना संपर्क में, तो पूरा का पूरा प्लांट है वो किल हो जाएगा ट्रांसलोकेटेड में। लगभग अपने जो याद कर लेना इस तरह से, जो क्रॉप के अंदर यूज़ करते हैं वो ट्रांसलोकेटेड ही होता है, जैसे 2,4-D, फ्लूक्लोलिन, एट्राजिन, पेंडामेथालिन, इनका ही तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो आपके होते हैं ना नॉन सेलेक्टिव, तो देखना आपने पेराक्वाट हो गया, है ना, डाइक्वाट, प्रोपेनिल है, तो अपने वहीं पे ही तो पढ़ा था पेराक्वाट। ये जो इधर वाले सेम सेम से ही है लगभग। अडेनोसेप हो गया कॉन्टेक्ट में, तो सारी की सारी जो भी जैसे वीड है, ग्रासेस है, कोई किसी भी लार्ज एरिया के अंदर अगर कंट्रोल करनी है ना अपन को, तो उसके अंदर कौन सा कॉन्टेक्ट ही लेंगे। बोथ कॉन्टेक्ट एंड सिस्टमेटिक जो है आपका वो कौन सा है, एट्राजिन, नाइट्रोफेन, पायराजोन, एट्राजिन, नाइट्रोफेन और पायराजोन, इस तरह से याद है। इसी के साथ में ये क्या है, कंप्लीट हो जाता है। और थैंक यू।